दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो मेरे हिंदी के दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं 20 साल का एजीआर का बैटल 20 मिनट में इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टाइटल ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज एजीआर बैटल, हाउ लीगल ओवररीच क्रिपल्ड इंडिया टेलीकॉम सेक्टर। अब दोस्तों शुरुआत कैसे हुई थी, द जेनेसिस। दोस्तों आपको याद है कि 1990s में जब टेलीकॉम सेक्टर का लिबरलाइजेशन हुआ उस टाइम में ऑपरेटर्स जो है को बिडिंग के लिए इनवाइट किया। उन्होंने बिड किया और बहुत ज़्यादा बिड किया और बिड करने के बाद में वो उन्होंने देखा कि हम तो इसको कंप्लाई नहीं कर पाएंगे और वो बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच गए। तो डीओटी के पास गए, गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने बोला कि देखिए हमको तो बेल आउट की जरूरत पड़ेगी कि हम अपना टेलीकॉम सर्विसेज नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। और सरकार एनटीपी 99, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 99 लेके आई और उनका उद्देश्य क्या था कि एक रेवेन्यू शेयर मॉडल से ये एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो मॉडल है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहला वाला मॉडल क्या था जिसमें वो बैंक्रप्ट होते, वो फिक्स लाइसेंस रेजिम मॉडल था। मतलब जो पैसा उन्होंने कोट किया था वो फिक्स था, जबकि डिफर्ड पेमेंट जरूर था पर पूरा पैसा सरकार को जो देना था वो फिक्स था। तो सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं कि आपका रेवेन्यू जैसे ग्रो होता जाएगा आप हमको लाइसेंस फी दे दीजिए। तो एक रेवेन्यू शेयर मॉडल पे उन्होंने डिसाइड किया एनटीपी 99 में। और वो रेवेन्यू शेयर मॉडल का पर्पस था प्रमोट इन्वेस्टमेंट बट नॉट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जब डिसाइड हो गया तो उन्होंने ऑपरेटर्स को एक लेटर लिखा जिसको बोला गया है माइग्रेशन पैकेज। उन्होंने कहा कि जो भी ऑपरेटर माइग्रेशन पैकेज लेना चाहता है वो इस लेटर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे। और वो लेटर 22 जुलाई 1999 को इशू किया और उसमें जो डेफिनेशन था रेवेन्यू का जिसके ऊपर लाइसेंस फी लगने वाली थी उसको वेग रख दिया। उन्होंने कहा इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, टीआरआई के इनपुट के आने के बाद में। वी विल होल्ड ए ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर कंसल्टेशन। तो ऑपरेटर्स ने साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला दे बिलीव्ड कि ऑफ डीओटी की भाई एक ओपन ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन होगा, उसके बाद में हम डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू को डिसाइड कर लेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं फॉर योर रेफरेंस। ये था माइग्रेशन पैकेज 22 जुलाई 1999 में। और इस माइग्रेशन पैकेज में ये पैरा अगर देखें जिसमें लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस पर्पस विल बी डिसाइडेड लेटर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में फिर टीआरआई को उन्होंने डीओटी ने रेफरेंस भेजा और टीआरआई ने जो रिकमेंड किया उसमें टीआरआई ने कहा कि हम जो है डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू से नॉन टेलीकॉम आइटम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो टीआरआई ने कहा कि देखिए एक बिजनेस के अंदर में कई सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो करना पड़ता है पर वो नॉन टेलीकॉम नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, लेट्स से आपके पास में कैश है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, उसमें लाइसेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने सर्विसेज बेचा जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है उसके अंदर में आप रेवेन्यू शेयर दे सकते हैं। तो ये टीआरआई का रिकमेंडेशन था। पर्पस था सिंप्लिसिटी, फेयरनेस एंड अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल लेवीज। अब डीओटी ने क्या किया, जब ये कंसल्टेशन चल रहा था डीओटी भी अपना सेपरेट कंसल्टेशन कर रही थी। मतलब मजेदार बात देखिए, डीओटी ने प्रॉमिस किया टीआर ऑपरेटर्स को हम एक फेयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन करेंगे। पर डीओटी जब टीआरए का कंसल्टेशन चल रहा था डीओटी ने बोला कर लो, जो करना है कर लो आप लोग, क्योंकि अल्टीमेटली रिकमेंडेशन मेरे पास ही आना है। हम एक सेपरेट कंसल्टेशन, ओपेक कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर किया, उससे उन्होंने जो है एडवाइस मांगा करना क्या चाहिए हमको। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ, मतलब वो चाहते तो वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे और लोगों की राय ले सकते थे। और उन्होंने सोचा भी एक सेपरेट कंसल्टेंट को हायर करके उसकी राय ले लेते हैं। और उस कंसल्टेंट ने कहा कि ये जो टीआरआई का रिकमेंडेशन, टीआरआई में जो कंसल्टेशन चल रहा है जिसमें टीआरआई का व्यू है कि नॉन टेलीकॉम पोर्शन से लाइसेंस फी चार्ज करना चाहिए, वो मत करिए क्योंकि इससे अकाउंटिंग जगलरी हो सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है पैसे का। आप टोटल रेवेन्यू को इस्तेमाल करिए एज ए बेस टू कैलकुलेट लाइसेंस फी। अब ये जो कंसल्टेंट का रिपोर्ट था वो डीओटी के पास पहले था। अब इस रिपोर्ट को उसने टीआरआई के कंसल्टेशन प्रोसेस में पेश नहीं किया। रिकॉर्ड में रखना चाहिए था उनको कि भाई आप देख लो, ये कंसल्टेंट का ये रिपोर्ट ये है कि लोगों को पता चल जाता है कि डीओटी का क्या माइंडसेट है।
तो नहीं किया उन्होंने वैसे ही जो है अपने रख के उन्होंने इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने रिकॉर्ड्स में उसने फाइल कर दिया डीओटी ने। अब क्या हुआ, जब लाइसेंस इशू हुआ, तो लाइसेंस इशू में अब देखें, मैं आपको दिखा देता हूं कि जब लाइसेंस इशू हुआ, ये टीआरआई का रिकमेंडेशन आ गया। अब जब लाइसेंस इशू हुआ, मैं आपको एक लाइसेंस का कॉपी दिखा देता हूं। एक्चुअली बिफोर द लाइसेंस वाज इशूड, टीआरआई रिकमेंडेशन गया डीओटी के पास में। अब डीओटी ने टीआरआई का रिकमेंडेशन बिना किसी रीजन दिए डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये देखिए आप स्क्रीन में, ये आपको दिखेगा रेवेन्यू शेयर रिकमेंडेशन, ये आपका डीओटी का बैक रेफरेंस है और टीआरआई ने इसमें लिखा है कि डीओटी का क्या कमेंट्स है। डीओटी का कमेंट्स क्या होता है, गवर्नमेंट प्रपोज टू फॉलो ए डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू for the purpose of computing license fee which is different from the definition recommended by TRA। अब उन्होंने बोले हमने तो भाई डिसाइड कर लिया है, आपका डेफिनेशन हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसमें उन्होंने डीओटी ने कोई रीजन नहीं दिया भाई क्यों डिसाइड किया, क्योंकि कंसल्टेंट की रिपोर्ट तो उन्होंने टीआरए कंसल्टेशन में नहीं प्रेजेंट किया था। तो बट उनको इतना तो बताना चाहिए था कि भाई रीजन क्या है। तो टीआरआई ने फिर इनको बताया कि भाई नहीं ये रीजन है, तो आप जो है पॉज करके देख सकते हैं। तो डीओटी ने आर्बिट्रेरली रिजेक्ट कर दिया टीआरआई रिकमेंडेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है ना। अब जो है कि ऑपरेटर्स चले गए टीडी सैट में। अब टीडी सैट के अंदर में जब टीडी सैट में गए तो टीडी सैट ने देखा कि हाँ ये बात तो सही है भाई, डीओटी ने प्रॉमिस किया था माइग्रेशन पैकेज के अंदर में कि फेयर कंसल्टेशन के बाद में डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेंगे, पर उन्होंने जो है बिना किसी रीजन दिए और ओपेक तरीके से एक सेपरेट कंसल्टेशन करके विद एक सेपरेट कंसल्टेंट डिसाइड कर लिया टोटल रेवेन्यू, किसी को बताया नहीं। तो उन्होंने टीडी सैट ने बोला कि ये जो है फेयरनेस के खिलाफ है। तो जो टीआरआई का कंसल्टेशन हुआ था वो तो पूरा हुआ ही नहीं था, दैट वाज नॉट ए प्रॉपर कंसल्टेशन। और उन्होंने जो है उसको एंड उन्होंने ये भी कहा कि इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, एंड इसके अंदर में जो हुआ वो गलत हुआ और उन्होंने जजमेंट दे दिया है जो है ऑपरेटर्स के फेवर में और डीओटी के खिलाफ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं टीडी सैट का जो जजमेंट है। अब ये देखिए, ये टीडी सैट का जो है ये जजमेंट है। इन्होंने देखिए इसमें क्या लिखा है, in this background it cannot be said that the recommendation of the body can be rejected without assigning any reason and by taking into consideration the recommendation of other bodies whose recommendation or opinion were not placed before the TRI for its consideration। कौन सा बॉडी, कंसल्टेंट। तो ये आपका टीडी सैट का जो है ऑब्जर्वेशन है और उस बेसिस पे टीडी सैट ने क्या किया, टीडी सैट ने कहा कि now it transpires from the pleading filing before this tribunal that the recommendation of TRA was not accepted because it had obtained an opinion from a renowned expert in accounting who advised the government to define AGR in a manner so as to pose fewer problems in the application so that consequently less dispute or litigation would arise। तो ये उन्होंने कहा है ना। और उन्होंने जो है फाइनली उनका जो वो था, अगर आप देखें फाइनल जो है जो टीडी सैट ने कहा कि एक मिनट, हाँ, फॉर दैट स्टेटेड रीजन वी रिमांड दिस मैटर टू टीआरआई। फिर उन्होंने कहा कि ये कारण से टीडी सैट ये बोलती है कि ये जो पूरा मैटर दोबारा जो है टीआरआई के पास में रिकंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए। A copy of this order shall be communicated to TRI forthwith and shall be the direction issued to the petitioner 1 and 2 and the respondent to appear before TRI through their representation and cooperate with the TRIs to comply with this order। तो मोटा मोटा हिंदी में समझ लेते हैं। जब वो ऑपरेटर्स टीडी सैट के पास गए तो टीडी सैट ने देखा कि फेयर कंसल्टेशन नहीं हुआ था और उन्होंने जो है एक ऑर्डर पास कर दिया, बोला कि टीआरआई को दोबारा कंसल्टेशन करने के लिए बोला जाए और डीओटी एंड द ऑपरेटर्स बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द कंसल्टेशन सो दैट एक फेयर रिकमेंडेशन निकल के आए, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये होने के बाद में फिर क्या हुआ कि अच्छा, दूसरी बात फिर क्या हुआ, बड़ा मजेदार है ये कि ये पूरा होने के बाद में जब रिकमेंडेशन आया टीडी सैट के पास में, अब देखिए ये जो है टीडी ये तो ऑर्डर हो गया। किसको, ये कौन सा डेट का ऑर्डर था, ये ऑर्डर था आपका 7 जुलाई 2006 का।
ये होने के बाद में टीआरए का रिकमेंडेशन, ये देखिए टीआरए का रिकमेंडेशन है। उन्होंने क्या किया, ये समरी ऑफ रिकमेंडेशन, रेवेन्यू ऑफ आइटम्स, इनकम, डिविडेंड, उन्होंने सब आइटम्स को जो है सेपरेटली डील किया। कुछ उन्होंने बोला कि नॉट टू बी रिकमेंडेड इन एजीआर, कुछ को बोला कि इट कैन बी रिकमेंडेड। देखिए सारे आइटम्स जो है उन्होंने सेपरेटली टीआरआई ने अपने कंसल्टेशन में और रिकमेंडेशन में इंक्लूड किया। ये देखिए, अब ये टीडी सैट को रिकमेंडेशन चला गया। अब जब टीडी सैट को ये रिकमेंडेशन गया और टीआरआई का जब रिकमेंडेशन आ गया, तो फिर क्या हुआ कि ऑपरेटर जो डीओटी है वो काफी नाराज हो गई और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब वो टीआरआई का कंसल्टेशन चल रहा था उससे पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये कब आया था टीडी सैट का जजमेंट, टीडी सैट का जजमेंट आया था 7 जुलाई 2006। अब उसके बाद में अगर आप देखें 7 जुलाई 2006 में जब डिसीजन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए, जैसे ही टीडी सैट का नेगेटिव डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2007 को एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा डीओटी को सुना, उन्होंने बोला हर्ड द पार्टीज पर्सुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ टीडी सैट इन द इम्पंज ऑर्डर। मतलब टीडी सैट ने जो डायरेक्शन दिया है कि टीआरआई को फ्रेश रिकमेंडेशन के लिए लिखा है ना, ए फ्रेश रिकमेंडेशन हैज बीन मेड बाय टीआरआई इन व्यू ऑफ द फैक्ट वी सी नो रीजन। सुप्रीम ने कहा कि भाई हमें तो भाई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीडी सैट और टीआरआई अपना काम कर रही है। द अपील इज डिसमिस, उन्होंने डीओटी का अपील को डिसमिस कर दिया। Appellant, however, is given the full liberty to urge all its contention raised in this petition before TD SAT. तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा चले जाओ टीडी सैट के पास में, टीआरआई का रिकमेंडेशन ले लो, क्योंकि आप पहले तो फेयर कंसल्टेशन हुआ नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें डिटेल में नहीं देखा उस टाइम में। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा चले जाओ और जाके आप जो है मैटर सेटल कर दो, और आपके जितने भी बोन ऑफ कंटेंशन है वो दोबारा टीडी सैट को आप जो है प्ली करिए टीडी सैट में, और टीडी सैट विल गिव द फेयर जजमेंट। बट टीडी सैट ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि उनका जो पहला वाला जो जजमेंट है, जिन्होंने जो डीओटी को कहा कि आपका फेयर कंसल्टेशन नहीं हुआ था, वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस जो है टीडी सैट को भेज दिया। तो टीडी सैट ने कहा कि भाई हमारा जो पहला वाला ऑर्डर फाइनल हो गया, पर उन्होंने जो है इस पॉइंट पे एम्फोसिस नहीं किया कि the appellant is however given the liberty to urge all the contention raised in this petition before TD SAT। means जब टीडी सैट में डीओटी हार गई, जब सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट के में उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ये टोटल रेवेन्यू है वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वापस उनको टीडी सैट भेज दिया। तो उससे पहले तो जजमेंट हो गया था टोटल रेवेन्यू वर्सेस टेलीकॉम वर्सेस नॉन टेलीकॉम। तो तब जब ये हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट तो डीओटी को वापस टीडी सैट भेज दिया, और ये कहते हुए भेज दिया कि आपके जो भी इश्यूज हैं दोबारा आप टीडी सैट को फाइल करिए। टीडी सैट ने कहा कि भाई मैं तो जजमेंट दे चुका हूं टेलीकॉम वर्सेस नॉन टेलीकॉम में, अब दोबारा उस इशू को कैसे खोल सकता हूं। तो उन्होंने जो है डीओटी का पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर दिया, और जो टीआरआई का रिकमेंडेशन आया उस रिकमेंडेशन को पढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स को एग्री किया, कुछ पॉइंट्स को एग्री नहीं किया। तो फाइनल जजमेंट ये देखिए, फाइनल जजमेंट उन्हें दे दिया। वी वुड लाइक टू एम्फसाइज द बेसिक फैक्टर वगैरह वगैरह लिख के, इनकम फ्रॉम डिविडेंड को उन्होंने एनालाइज किया, इंटरेस्ट इनकम को एनालाइज किया, ऐसे करके उन्होंने सारे लाइन आइटम को एनालाइज करके फाइनल जजमेंट उन्होंने दे दिया। और वो जजमेंट में क्या निकल के आया कि डीओटी कैन नॉट चार्ज the from total revenue, it will only charge from the telecom part of the revenue, including certain items which were discussed in this judgment based on the TRI recommendation। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका 2003-2007 वाला टीडी सैट राउंड। अब दोस्तों इसमें मजेदार बात यह है कि ध्यान रखने की बात है कि डीओटी वाज एजिटेटिंग कि टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू, बट 2011 में, क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ कि जब मैटर टीडी सैट में क्लोज हो गया तो फिर जो है डीओटी चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक जजमेंट दिया, आपको याद होगा, ऑस्पी, जो कि मेजर जजमेंट है। उस टाइम में जब वो सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर द टीडी सैट गेव इट्स फाइनल जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर एजिटेट हो रहा था, तो डीओटी का स्टैंड जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। अब वो क्या स्टैंड था, वो ये था कि रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टेलीकॉम बिजनेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द जीआर। अब मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट ही आपको दिखा देता हूं, ये देखिए डॉक्यूमेंट,
ये डॉक्यूमेंट कौन सा डेट का है? 11 अगस्त 2011 का। इसमें डीओटी के जो काउंसिल है उनको बोलते हुए सुना जा रहा है। यहां पे इसमें क्या लिखा है? डिपार्टमेंट स्टैंड इज दैट द रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टेलीकॉम बिजनेस विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टेलीकॉम बिजनेस ऑफ द लाइसेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ एजीआर। ये कौन बोल रहे हैं? सोली सोराब जी, जो हमारे काउंसिल है, आई थिंक सोली सोराब। ये देखिए सोली सोराब जी, राइट, जो आई थिंक वो डीओटी के काउंसिल थे उस टाइम में, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद में इन्होंने एक और पॉइंट यहां पे मेंशन किया, एट नो स्टेज डिपार्टमेंट सीक्स टू लेवी रेवेन्यू शेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस लाइसेंसेस हेल्ड बाय द कंपनी ऑन द सेम रेवेन्यू रिसीव्ड मोर देन वंस। आप समझ गए ना? तो डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, अभी हम तो नहीं चाह रहे थे कि पूरा टेलीकॉम रेवेन्यू करने का, पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो बहुत ही अजीब ऑर्डर आया। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उन्होंने कहा कि टीडीसैट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस मैटर को वो करने का, मतलब एजुकेट करने का। बोले क्यों? क्योंकि लाइसेंस एंड लाइसेंसी, जो डीओटी इज लाइसेंसर और ऑपरेटर्स आर लाइसेंसी, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में डिस्कस करके उन्होंने वो किया, सेटल किया। अब टीडीसैट का रोल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फाइनलाइज, उसके बाद आता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। तो इट कैन ओनली इंटरप्रेट प्रोस ग्रांट। अब ये जो है बड़ा मजेदार है दोस्तों। ऑस्पी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टीडीसैट का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट के पहले का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले का कोई रोल नहीं है कि उसमें फेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कोई अगर इंटरप्रिटेशन में कोई इशू है वही देख सकती है। बट एक चीज बड़ा मजेदार है दोस्तों, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये जो है ऑस्पी, ये वाला केस जो है WLL का केस है। WLL के केस में जब आपको याद होगा कि जब बेसिक सर्विस लाइसेंस बिकेम फुल मोबिलिटी, उस टाइम में ऑपरेटर्स जो है वो टीडीसैट गए थे चैलेंज करने के लिए जो बेसिक सर्विसेज ऑपरेटर के खिलाफ। तो उस टाइम में क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें देखिए, earlier the tribunal called TDSAT dismissed the petition particularly on the ground that granting limited mobility WLL was a matter of policy। समझे आप? 2003 की बात है। तो टीडीसैट ने बोला भैया ये तो पॉलिसी मैटर है, जैसे अभी और सुप्रीम कोर्ट कह रही है 2011 के कि भैया लाइसेंसी एंड लाइसेंसर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टीडीसैट का कोई रोल नहीं है, इट कैन ओनली इंटरप्रेट। तो उन्होंने कहा, टीडीसैट ने कहा कि भैया हम तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ट्राइब्यूनल कुड नॉट गो इनटू, ठीक है ना, ट्राइब्यूनल कैन नॉट गो इनटू द पॉलिसी। बट जब अपील फाइल हुआ सीएमपीएस इन द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये टीडीसैट जब ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए ऑपरेटर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। बोले कि आप जो है गलत हो, आप कर सकते हो, यू कैन इंटरवीन एंड रिमांडेड द मैटर बैक टू ट्राइब्यूनल। आप समझ रहे हैं ना WLL में क्या हुआ और ऑस्पी केस में क्या हुआ। ऑस्पी केस में सुप्रीम कोर्ट अचानक बदल गई, उन्हें कहा कि भाई टीडीसैट के पास में तो कोई रोल नहीं। अब अगर रोल नहीं है तो फिर 2003 में कैसे टीडीसैट पे रोल था पॉलिसी डिसाइड करने का। और जब मैटर आपके पास में 2006 में 2007 में आया था, जब आपने जजमेंट दिया था, जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये वाला जो जजमेंट था, ये वाला जो टीडीसैट का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, जो आपको मैं दिखा रहा था कि हर्ट द पार्टीज। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, हर्ट द पार्टीज, जो मैं आपको दिखा रहा था ऊपर जो है, कहां गया वो ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, हर्ट द पार्टीज। तो ये कब का है? 7 जुलाई 2006। तो उसी टाइम जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर लेती कि भाई टीडीसैट के पास में जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। क्यों उन्होंने कहा कि एपेलेंट इज हाउएवर गिवन द लिबर्टी टू अर्ज ऑल कंटेंशन रेज बिफोर टीडीसैट। उसी टाइम ये जो उन्होंने 2011 में किया, वो 2007 में भी तो कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ना पड़ता है ना, उतना टाइम नहीं होता है। जब पूरा पढ़ेंगे तभी जो है जजमेंट में वो कुछ कर सकते हैं। अब क्या हुआ 2019 में? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रीडिफाइंस एजीआर। अब उन्होंने क्या किया, पूरा मामला पलट दिया। जो भी उन्होंने ऑपरेटर्स ने इतना अचीव किया था टीआरआई में, टीडीसैट में, जो कि आपका ऑलमोस्ट लाइक 10 इयर्स, आप समझ लीजिए 1990 से 2011 तक, उसके बाद में 2019, इसका मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स। एससी ने 2019 में पूरा का पूरा मामला पलट दिया, और इतना पलटा कि कुछ मामलों में तो डीओटी भी ये कहने लग गई थी भाई नहीं, ये चीज जो है रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करना है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 जज में कहा कि डीओटी यू आर रॉन्ग, ये भी इंक्लूड करना है टोटल रेवेन्यू में। आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरा टीआरआई का रिकमेंडेशन को जो है इग्नोर कर दिया और उन्होंने कहा कि डीओटी इज वेल विद इन हिज राइट टू collect revenue from the total, collect license fee from the total revenue. But एक और मिस्टेक 2011 में हुआ था, जो 4 क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में इवैल्यूएट किया था, पर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इवैल्यूएट नहीं किया, वो कि डीओटी क्या आर्बिट्रेरी टीआरआई रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं। और कई जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं कि आप कोई भी लेजिस्लेटिव एजेंसी आर्बिट्रेरली कुछ नहीं कर सकती, आपको तो रीजन देना पड़ेगा। आपने बिना रीजन दिए कैसे आपने रिजेक्ट कर दिया, जो कि टीडी सैट का मेन पॉइंट था डीओटी के अगेंस्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला तो जुरिसडिक्शन का मामले में कॉन्ट्रडिक्ट किया और इस पॉइंट को जो है किसी भी तरह से जो है इंक्लूड नहीं किया अपने पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। और वो करना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने पहले कई जजमेंट में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मेन जजमेंट का बेसिस था कि कोई लेजिस्लेटिव एजेंसी किस तरह से जो है आर्बिट्रेरली कहीं तो कोई एक्ट तो नहीं कर रही है, जबकि डीओटी ने किया था, जो आपको मैंने बताया। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में फिर आपको पता है कि 2020 का फाइनल जजमेंट पीएसयू पैराडॉक्स। अब पीएसयू पैराडॉक्स में दोस्तों क्या हुआ था कि जब डीओटी ने पीएसयू के खिलाफ डिमांड रेज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके इट वाज अ रियली फनी सिचुएशन, तो देन इसे कंटेम्प्ट हो जाएगा उन ऑफिशियल के खिलाफ। अब जो है एक जजमेंट ऐसा था सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों पीएसयू के खिलाफ जो है आप ये जो है अपना डिमांड रेज नहीं कर सकते एजीआर का। उन्होंने कहा देखिए एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसेस जो है वो अलग हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आईएसपी एंड यूएसएल लाइसेंस तो जो है सेम थे। तो जितने भी ऑपरेटर्स थे, जैसे रेलटेल और गेल, जो कि कमर्शियल सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, वो उनके पास में आईएसपी लाइसेंस था, उनको क्यों उन्होंने जो एक्सक्लूड कर दिया? उनको नहीं करना चाहिए था ना। बीएसएनएल एमटीएनएल चलो ठीक है, उनके पास यूएसएल लाइसेंस है। तो अगर आप पढ़ेंगे आपको हंसी आएगी सुप्रीम कोर्ट के जो है उन्होंने जो जजमेंट दिया, जिसमें आईएसपी एंड यूएसएल लाइसेंसेस वेर एट पार, स्टिल उन्होंने पीएसयू को एक्सक्लूड कर दिया। और इस चीज को टीडी सैट ने पकड़ा 2022 में नेट मैजिक केस में, और उन्होंने कहा कि अगर आप पीएसयू आईएसपी को जो है को अगर आप बार कर सकते हैं इन फ्रॉम द डिमांड, तो आप प्राइवेट आईएसपी ऑपरेटर्स के खिलाफ जो है कैसे डिमांड रेज कर सकते हैं। तो नेट मैजिक जीत गई थी टीडी सैट में इसी लॉजिक में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो अंडू नहीं किया, पर उन्होंने कंपैरेटिव किया कि आप आईएसपी ऑपरेटर्स को अगर आप फेवर कर सकते हैं प्राइवेट आईएसपी ऑपरेटर्स को, तो सॉरी पीएसयूज को, तो प्राइवेट आईएसपी ऑपरेटर्स को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो पॉलिसी वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, डीओटी का 1999 रिफॉर्म्स इंटेंट was distorted by opaque process and legal rigidity। आपको दिख रहा है ना क्लियरली। एससी का 2019 और 2020 के रूलिंग punish the sector for DOT's administrative lapse and total non-transparency, means complete arbitrary actions which the Supreme Court should have caught in 2011। जबकि टीडी सैट ने उसी बेसिस के अंदर में जजमेंट सुनाया था कि भाई टीआरआई कंसल्टेशन प्रोसेस ठीक से हुआ नहीं, बिकॉज कंसल्टेंट का रिपोर्ट जो है सबमिट ही नहीं किया था। आउटकम वाज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कंसोलिडेशन एंड पॉलिसी पैरालिसिस। तो की टेकअवेज क्या है दोस्तों? AGR wasn't about evading dues, it was a misread of policy intent। A growth-oriented reform was turned into a punishment by ambiguity and education। Future move to clarity based on licensing, avoid taxing of non-operational inflows। Thank you friends for your time। I hope that you like this video। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि बहुत लंबा इशू था दोस्तों, और अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो एक नए टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा।